मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का शुभारंभ हुआ। इसमें देश भर के 300 से ज्यादा आयुर्वेदाचार्य और 1200 छात्र छात्राएं शामिल हुए। इनॉग्रेशन कार्यक्रम में शनिवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, गवर्नर आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने मंच से कहा, राज्यपाल बनने से पहले मेरी बाबा रामदेव से एक दिन अचानक मुलाकात हो गई। उन्होंने मुझे गुस्से को दूर करने के लिए कुछ योग बताए थे। मैंने उन्हें एक ही बात कही, आप काम तो बहुत जबरदस्त कर रहे हैं, कुछ ऐसा भी करिए कि न्यायालय के अंदर ना तो दोनों पक्ष और ना ही न्यायाधीश गुस्से में आए। उन्होंने कुछ गुर भी बताए। उन्होंने आगे कहा, मैंने उनसे दूसरा निवेदन किया जो मेरी बड़ी पीड़ा है, ऐसी औषधि आयुर्वेद में बनाइए, ऐसा योग बनाइए कि हमारे संसद की गरिमा बनी रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे किसान पुत्र कहा, ये मेरे लिए गौरव की बात है। आज उसी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में आया हूँ, गदगद हूँ। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, वो इस बात का पक्षधर है। हम हमेशा हमारे देश को आगे रखेंगे। नेशन ऑलवेज फर्स्ट। We will be proud Indians and take pride in our historic milestone achievements, जो पूरी दुनिया हमारा डंका मान रही है। यूपी is in the news these days for the right cause। मुख्यमंत्री जी ने सही कहा, 9 साल में भारत ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की वजह से छलांग लगाई है। और मुख्यमंत्री जी भी लगा रहे हैं, उनकी छलांग देख रहे हैं। मन बड़ा प्रफुल्लित होता है जब देश विदेश के लोग उत्तर प्रदेश के बारे में वो टिप्पणी करते हैं जो पहले सुनने को नहीं मिलती थी। उत्तर प्रदेश is the spinal strength of Indian democracy। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, कोरोना के समय में आयुर्वेद का महत्व सब समझ चुके हैं। यूपी में अब अपना आयुष विद्यालय है। मैंने एक बार आयुर्वेद के छात्रों से पूछा, आयुर्वेद में क्यों आए हो? तो उन्होंने कहा, एलोपैथी में प्रवेश नहीं मिला, इसलिए मजबूरन आयुर्वेद में आए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा, अब ऐसा नहीं है। आयुर्वेद की शिक्षा यानी डिग्री एक, काम अनेक। एक बीएमएस डॉक्टर कई तरह से रोजगार पा सकता है। आज आयुर्वेद डॉक्टर्स के लिए सरकारी नौकरी है, वो चाहे तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोल सकते हैं। योगी ने इस दौरान कहा कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति अब दुनिया में छाने की स्थिति में है। योगी ने मंच से देश के नामचीन वैद्यों का भी नाम लिया। मेरठ के हकीम सैफुद्दीन का भी जिक्र किया। आयुर्वेद पर्व में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, आयुर्वेद का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आयुर्वेद सर्वे भवन्तु सुखिनः के दर्शन पर आधारित है। भारत आयुर्वेद का मूल स्थल है। हमारा योग आज विश्व अपना रहा है। मेरे सामने जब ये प्रस्ताव आया तो मैंने कहा कि मैं 4 वर्ष पहले इस सम्मेलन में कानपुर में उपस्थित हुआ ही था। डॉक्टर वाजपेयी जी ने जब ये बात मेरे सामने रखी तो मैंने कहा, देखो इसमें सबसे उपयुक्त पात्र इस कार्यक्रम के उद्घाटन के होंगे हमारे देश के आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, और उपराष्ट्रपति जी को इस कार्यक्रम में हम लोग आमंत्रित करके इस कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई प्रदान करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने प्रस्तुत किए हैं। और आज इस आयुर्वेद सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति इन सभी आयुर्वेद के विशेषज्ञों को प्रफुल्लित कर रहा है, उन्हें एक नई उड़ान के लिए तैयार कर रहा है। और इसलिए मैं इस आयुर्वेद सम्मेलन के अवसर पर क्रांतिधारा मेरठ में भारत की पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की इस धरा पर मैं इन सभी आयुर्वेद के विशेषज्ञों की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 3 दिवसीय जो आयुर्वेद महासम्मेलन आज से प्रारंभ हो रहा है, आयुर्वेद
विभिन्न विधाओं को लेकर के यहाँ पे चर्चाएं होंगी। उनके द्वारा जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में अवगत कराया जाएगा। इस दिशा में जो नए शोध हो रहे हैं इसके बारे में भी अवगत कराया जाएगा। और कैसे हम आयुर्वेद को, योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, इन सबको हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अपने प्रधानमंत्री जी के इस अभियान के साथ जोड़ करके हेल्थ टूरिज्म एक उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित कर सकते हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर के 3 दिनों तक यह महासम्मेलन यहाँ पर होने जा रहा है। इस सम्मेलन के माध्यम से आज मैं अवगत कराना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 9 वर्ष पहले आयुष मंत्रालय के गठन के साथ जिस भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम आगे बढ़ाए थे, आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पास 3,959 आयुष चिकित्सालय संचालित हैं, जिनमें आयुर्वेद के 2,110, होम्योपैथ के 1,584, यूनानी के 254 चिकित्सालय हैं तथा 50 बेड के 11 एकीकृत आयुष चिकित्सालयों के माध्यम से भी प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में हम आरोग्यता, संपूर्ण आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय और आयुष संबंधित तमाम योजनाओं की मदद से युवा स्टार्टअप में भी आयुर्वेद अब अपनी जगह बना रहा है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी। पहले तो तय कर लें कि शूद्र पूरा है कि आधा है। आज हम 20 साल से यही मऊ में उतनी भीड़ महिलाओं की, जिस दिन कोनो पार्टी जुटा दे उस दिन राजनीति छोड़ दूंगा। बाबा साहब ने कहा किसी से कि पूर्ण बहुमत की सरकार मत बनाओ, अगर बहुमत की सरकार रहेगी तो मजबूती से गला दबाई। ये है ओम प्रकाश राजभर, जो लगातार अपने बयानों को लेकर के राजनीति की गलियारों में चर्चाओं में रहते हैं और राजनेताओं के साथ साथ आम जनता के जबान पर भी ओम प्रकाश राजभर का नाम हमेशा ही बना रहता। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर एक तेरही कार्यक्रम में मऊ पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने ऐसे बयान दे डाले मानो राजनीति के बड़े से बड़े धुरंधर घनचक्कर होकर के घूमते रह जाएं। जी हाँ, ओम प्रकाश राजभर ने अपने बयानों की शुरुआत वहां से करी जहां पर किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। ओम प्रकाश राजभर ने ये कहा कि अखिलेश यादव को गठबंधन का सहूर नहीं है। अखिलेश यादव को नहीं पता कि उत्तर प्रदेश में किससे गठबंधन करना है, कौन वोट दिला सकता है। अखिलेश यादव कभी केसीआर से मुलाकात करते हैं, कभी अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करते हैं, कभी ममता बनर्जी से मुलाकात करते हैं। बेबुद्धि की राजनीति। उत्तर प्रदेश में केसीआर कै वोट दिलाएंगे आके? उत्तर प्रदेश में केसीआर कै वोट दिलाएंगे अखिलेश जी को? ममता जी आके कै वोट दिलाएंगी मऊ में? केजरीवाल आके मऊ में कै वोट दिलाएंगे? यहाँ वोट दिला सकते हैं तो नीतीश आके वोट दिला सकते हैं। आप जाते कांग्रेस से समझौता करते, नीतीश से समझौता करते, मायावती से करते, तब एक ताकत दिखती, तब लोग आपके साथ रहते। आप जा रहे हो तमिलनाडु केसीआर को ले आने, एक वोट न मिली केसीआर के लिए कि मिली? आप चले ममता बनर्जी को लिया रहे, कै वोट दिए यहाँ आज दरअली बनारस। क्या ये लोग उत्तर प्रदेश में एक भी वोट दिला पाएंगे? अरे जो उत्तर प्रदेश में वोट दिला सकता है उससे अखिलेश यादव दूरी बनाए रहते हैं। उत्तर प्रदेश में मायावती वोट दिला सकती हैं, उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी वोट दिला सकते हैं, उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार वोट दिला सकते हैं। इनसे अखिलेश यादव की दूरी क्यों बनी हुई है? वहीं अखिलेश यादव के शूद्र वाले बयान पर ओम प्रकाश राजभर ने ये कहा है कि अखिलेश यादव पहले खुद समझें और खुद देखें कि वो शूद्र हैं या नहीं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव के परिवार में आधे क्षत्रिय हैं और आधे शूद्र हैं, तो पहले तो अखिलेश यादव खुद समझ जाएं कि वो शूद्र हैं या क्षत्रिय। तय कर ले कि शूद्र हैं कि नहीं, पहले तो तय कर ले कि शूद्र पूरा है कि आधा है। पहले तय कर ले कि शूद्र आधा है कि पूरा है। कैसे? अरे अब आप नहीं जान रहे हैं, कैसे हमसे पूछ रहे हैं? आधा उनके घरवा में क्षत्रिय हैं, आधा क्षत्रिय हैं, आधा शूद्र हैं। कौन? अखिलेश जी के घर में और केकरे घर में। इसके अलावा महिलाओं पर बयान देते हुए ओम प्रकाश राजभर ने सभी राजनीतिक दलों को चुनौती दे डाली।
ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मऊ में मैंने जितनी महिलाओं को इकट्ठा किया था, अगर कोई भी राजनीतिक दल इतनी महिलाओं को उत्तर प्रदेश की किसी भी रैली में इकट्ठा कर दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ज्यादा महिला आरक्षण को हम लड़ाई कोई लड़ी का, हमसे ज्यादा कोई लड़ने वाला धरती पर है। आज हम 20 साल से यही मऊ में उतनी भीड़ महिलाओं की, जिस दिन कोनो पार्टी जुटा दे उस दिन राजनीति छोड़ दूंगा। घरे से निकाला महिला के बहुत दुर्गति है, बड़ा हाथ गोड़ जोड़े के होला, बड़ी चिरौरी करे होला के तोरा लड़ाई है। ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों को लेकर के लगातार चर्चा में रहते हैं, लेकिन अब जिस तरह से 24 का चुनाव करीब आ रहा है और कभी ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के करीब दिखते हैं तो कभी वो विपक्षी दलों की खिंचाई करते हुए नजर आते हैं, उससे ये साफ साबित होता है कि ओम प्रकाश राजभर की राह अभी तय नहीं है, वो कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन उसके बीच में जब वो इस तरह के बयान देते हुए नजर आ रहे हैं तो साफ तौर पर यह साबित होता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जो उनके सबसे प्रमुख गठबंधन के दल थे, यानी समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव, उनसे उनकी तीखी तलखियां हो चुकी हैं। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी। उनमें से एक की हत्या हो जाएगी एक आध दिन में। आप देखिए, सीधे पुलिस से एनकाउंटर हो, कोई मारा जा सकता है, लेकिन पुलिस पकड़ ले उसके बाद एनकाउंटर करे, ये तो दंडनीय अपराध है। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर पिछले दिनों सपा नेता रामगोपाल यादव के बयान अतीक के एक बेटे की 1-2 दिन में हत्या हो जाएगी पर सांसद साक्षी महाराज ने पलटवार किया है। सांसद ने कहा है कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव पढ़े लिखे, उनको पता है कि अतीक के बेटे हत्यारे हैं, अगर कोई दोषी है उसे दंड मिलना चाहिए। गुंडों का इलाज पुलिस की गोली है, योगी जी को बुलडोजर चलाना आता है। शुक्रवार को एक निजी कार्यक्रम में देवरिया के सलेमपुर पहुंचे साक्षी महाराज ने कहा कि क्या वो चाहते हैं कि हम भी अपराधियों को माला पहनाएं जैसे उनकी पार्टी के शासनकाल में पहनाई जाती थी। तो इनकाउंटर होना चाहिए, हत्यारे तो मारने चाहिए। इसका मतलब प्रोफेसर रामगोपाल पढ़े लिखे, उनको पता है कि अतीक के बेटे ही हत्यारे हैं, अगर दोषी है तो दोषी को दंड मिलना चाहिए। क्या प्रोफेसर साहब ये कहना चाहते हैं कि हत्यारे को दंड नहीं मिलना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए? जैसे आप गले में माला डालते रहे, ऐसे भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा करते हैं कि हत्यारों गले में माला डालेंगे? गुंडों का इलाज पुलिस की गोली है और पुलिस का डंडा है और जेल के सिंचे हैं। तीसरा, इसके अलावा कोई स्थान गुंडों के लिए है ही नहीं। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपराधियों को जाति से क्यों जोड़ रहा है, उसे ये बताना चाहिए। साक्षी महाराज पीडब्ल्यूडी डाक बंगले पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। साक्षी महाराज ने प्रयागराज की घटना पर कहा कि सपा रामगोपाल यादव और पूरे विपक्ष को ये बताना चाहिए कि अपराधियों को क्यों वो लोग जाति विशेष से जोड़कर देखते हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार में किसी भी जाति का अपराधी अगर अपराध करेगा तो उसे पुलिस का डंडा, पुलिस की गोली, हवालात ही मिलेगी, उसके घर पर बाबा का बुलडोजर चलेगा। सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग के विपक्ष के आरोप पर उन्होंने कहा कि विपक्ष की जहां सरकारें हैं, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है, ऐसे में उन्हें पकड़ने के लिए सीबीआई और ईडी ही जाएगी, ना कि प्रधानमंत्री या साक्षी महाराज। साक्षी महाराज ने केंद्र सरकार के बजट की तारीफ करते हुए कहा, इससे नए भारत का संकल्प पूरा करेगा। लोकसभा चुनाव 2022 के लिए छोटे छोटे दलों के बन रहे गठबंधन पर कहा कि ये उनके लिए अच्छी बात है कि अलग अलग नहीं, एक ही मोर्चे पर लड़ना पड़ेगा। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी। लखनऊ के सहारा हॉस्पिटल से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां मरीज के ऑपरेशन के दौरान लापरवाही देखने को मिली है, जिसको देखते हुए सहारा हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर अंजलि सोमानी ने राज्य उपभोक्ता आयोग के प्रिसाइडिंग जज राजेंद्र सिंह और सदस्य विकास सक्सेना ने विपक्षियों पर 80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि 24 सितंबर 2013 से 10% सालाना साधारण ब्याज लगाया गया है, जो 45 दिन के अंदर भुगतान करना होगा, नहीं तो 15% सालाना साधारण ब्याज देना होगा, जो 24 सितंबर 2013 से अंतिम भुगतान की तिथि तक देना होगा। बता दें कि परिवारवादी शिवशंकर की पत्नी सुमेना त्रिपाठी को 18 सितंबर 2013 को बच्चे की डिलीवरी के लिए भर्ती किया गया था और बच्चे के जन्म के बाद उन्हें 10 अक्टूबर 2013 को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था और इसके लगभग 4-5 महीने बाद सुमेना के पेट में भयंकर दर्द हुआ, तो
तो उसे जगह जगह डॉक्टरों को दिखाया गया और मालूम हुआ कि उनके पेट में कॉटन का एक बंडल छोड़ दिया गया था जो अंदर ही सड़ गया। सर्जन ने बाद में एब्डोमिनल वॉल में ऑपरेशन करके बड़ी आंत के सिरे को मल द्वार के लिए एक बड़ा थैला अंदर ही बनाया। इसी लापरवाही के कारण राज्य उपभोक्ता आयोग ने विपक्षियों पर 80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी। खबर लखनऊ से है, जहां ट्रांसफर के बाद भी क्षेत्र में दरोगा जी जमे हुए हैं, यानी कि अभी भी ड्यूटी कर रहे हैं। चौकी की कुर्सी छोड़ने को दरोगा जी तैयार नहीं है। बता दें कि काफी लंबे समय से एक ही चौकी में दरोगा टिका है। 20 फरवरी को दरोगा का काकोरी ट्रांसफर हुआ था। डीसीपी के आदेश के बाद जुगाड़ नीति से दरोगा जी लगातार टिके रहे। ट्रांसफर लिस्ट में 10वें नंबर पर दरोगा का नाम भी था, लेकिन फिर भी नहीं गए। दरोगा आशीष कुमार पांडे बाजार खाला थाने की तकैतगंज चौकी में इंचार्ज है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी। नोएडा में पत्नी के साथ मारपीट के बाद घर से निकालने का वीडियो सामने आया है। वायरल फुटेज सेक्टर 39 की सफायर सोसाइटी का बताया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि पति अपनी पत्नी को फ्लैट के अंदर से खींचकर बाहर निकाल रहा है। मामले में महिला ने पुलिस से शिकायत की है। महिला का आरोप है कि उसके साथ मारपीट की गई है और फ्लैट से बाहर निकाला गया है। ये लोग दहेज का दबाव बना रहे थे। कोतवाली प्रभारी अजय चाहर ने बताया कि आरोपी पक्ष के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ की रहने वाली अंजलि की शादी 4 साल पहले मथुरा के हरेंद्र के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद ससुराल पक्ष के लोग दहेज देने का दबाव बना रहे थे। अंजलि के पिता नहीं है, ऐसे में वो दहेज पूरा नहीं दे पाई। इसको लेकर बार बार ससुराल पक्ष के लोग उसके साथ मारपीट करते थे। महिला ने अलीगढ़ में पति समेत ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस भी दर्ज कराया है। उसने पुलिस को बताया है कि बीते दिनों वो मथुरा ससुराल अपने कपड़े लेने गई थी। वहां सास और ससुराल के लोगों ने उसकी पिटाई कर दी, लेकिन मामला बाद में शांत हो गया। इसके बाद पति के साथ नोएडा में रहने की सहमति बनी, लेकिन गुरुवार को मारपीट करके उसे वहां से भी निकाल दिया गया। वहीं वीडियो में दिख रहे पति हरेंद्र ने पुलिस को बताया कि नोएडा स्थित फ्लैट को उसने किराए पर उठाया था। कुछ दिन पहले पत्नी फ्लैट पर आई और किराएदार को फ्लैट से बाहर कर दिया। मथुरा स्थित घर पर भी पत्नी ने ताला लगा दिया। वहां मां से मारपीट भी की। हरेंद्र गाजियाबाद स्थित एक अस्पताल में पहले कार्यरत था। आरोप है कि उसकी वहां से नौकरी भी चली गई है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी। भारत जोड़ो खेल रहा था खेल। भारत जोड़ो खेल रहा था खेल। 3 राज्य से साफ हुआ फिर हो गया पप्पू फेल। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्नाव के अपराध शाखा में तैनात दारोगा धर्मराज उपाध्याय ने शायराना अंदाज में गीत गाया है और अब इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस गीत में धर्मराज ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी पर चुटकी ली है। अपने गीत में धर्मराज ने ये कहा है कि भारत जोड़ो खेल रहा था खेल। 3 राज्य से साफ हुआ फिर हो गया पप्पू फेल। जोगीरा सारा रारा। भारत जोड़ो खेल रहा था खेल। भारत जोड़ो खेल रहा था खेल। 3 राज्य से साफ हुआ फिर हो गया पप्पू फेल। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। दरोगा धर्मराज के गीत के बाद एनसीपी और कांग्रेस ने ट्वीट कर दरोगा को नीच मानसिकता से ग्रसित बताया है। कांग्रेस ने अपने ट्वीट में लिखा है कि पुलिस एडवाइजरी के मुताबिक कोई पुलिसकर्मी सोशल मीडिया पर राजनीतिक दल, राष्ट्रीय नेता या किसी
राजनेता पर सोशल मीडिया पर टिप्पणी नहीं कर सकता, मगर इस दरोगा ने सबकी धज्जियां उड़ा दी है। साथ ही कांग्रेस ने ट्वीट में लिखा है कि ये नीच आदमी किसी मानसिक रोग से ग्रसित है। आपको बता दें कि दरोगा धर्मराज कवि उन्नाव पुलिस कार्यालय के अपराध शाखा में तैनात है। दरोगा धर्मराज के ट्विटर अकाउंट पर वर्दी में कई वीडियो हैं जो लगातार वायरल भी हो रहे हैं। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला सामने आया है। भर्ती में 19,000 के आसपास सीटों पर आरक्षण घोटाला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। ओबीसी वर्ग को मिला है 27% की जगह 3.80% आरक्षण। एससी वर्ग को मिला है 21% की जगह 16.2% आरक्षण। इस वक्त की बड़ी खबर 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला सामने आया है। 8 दिसंबर 2022 को हाईकोर्ट ने आरक्षण घोटाले से संबंधित ये ऑर्डर रिजर्व किया था। इस वक्त की बड़ी खबर 13 मार्च को हाईकोर्ट से भर्ती में आरक्षण घोटाले पर फैसला आएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ सुनाएगी फैसला। आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से न्याय मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला सामने आया है। आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से न्याय मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। बहुचर्चित 69,000 शिक्षक भर्ती में हुए 20,000 सीटों पर घोटाले का ऑर्डर 13 मार्च 2023 को कोर्ट नंबर 30 से जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला के द्वारा निर्गत किया जाएगा। लगभग 2 साल की अदालती लड़ाई के बाद 13 मार्च 2023 को जो ऑर्डर आने जा रहा है, हम आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यायपालिका से काफ़ी उम्मीद है और भरोसा है कि हम लोगों के साथ में जो उत्पीड़न अन्याय हुआ है उसमें कोर्ट हम लोगों के साथ में न्याय कर हम लोगों को राहत देगी। क्योंकि सरकार ने हमारी बातें सुनी नहीं, लिहाजा हमें मजबूरी में कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा है। इसलिए अब अंतिम समय में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ आखिरी उम्मीद माननीय न्यायपालिका के सिवाय कहीं और नहीं है। माननीय न्यायपालिका पर हम आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को यकीन ही नहीं, पूरा भरोसा है ये हमारे साथ अवश्य न्याय करेगी। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का शुभारंभ हुआ। इसमें देश भर के 300 से ज्यादा आयुर्वेदाचार्य और 1200 छात्र छात्राएं शामिल हुए। इनॉग्रेशन कार्यक्रम में शनिवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, गवर्नर आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने मंच से कहा, राज्यपाल बनने से पहले मेरी बाबा रामदेव से एक दिन अचानक मुलाकात हो गई। उन्होंने मुझे गुस्से को दूर करने के लिए कुछ योग बताए थे। मैंने उन्हें एक ही बात कही, आप काम तो बहुत जबरदस्त कर रहे हैं, कुछ ऐसा भी करिए कि न्यायालय के अंदर ना तो दोनों पक्ष और ना ही न्यायाधीश गुस्से में आए। उन्होंने कुछ गुर भी बताए। उन्होंने आगे कहा, मैंने उनसे दूसरा निवेदन किया जो मेरी बड़ी पीड़ा है, ऐसी औषधि आयुर्वेद में बनाइए, ऐसा योग बनाइए कि हमारे संसद की गरिमा बनी रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे किसान पुत्र कहा, यह मेरे लिए गौरव की बात है। आज उसी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में आया हूं, गदगद हूं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था वो इस बात का पक्षधर है। हम हमेशा हमारे देश को आगे रखेंगे। नेशन ऑलवेज फर्स्ट। We will be proud Indians and take pride in our historic milestone achievements जो पूरी दुनिया हमारा डंका मान रही है। यूपी is in the news these days for the right cause। मुख्यमंत्री जी ने सही कहा, 9 साल में भारत ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की वजह से छलांग लगाई है।
और मुख्यमंत्री जी भी लगा रहे हैं, उनकी छलांग देख रहे हैं। मन बड़ा प्रफुल्लित होता है जब देश विदेश के लोग उत्तर प्रदेश के बारे में वो टिप्पणी करते हैं जो पहले सुनने को नहीं मिलती थी। उत्तर प्रदेश इज द स्पाइनल स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, कोरोना के समय में आयुर्वेद का महत्व सब समझ चुके हैं। यूपी में अब अपना आयुष विद्यालय है। मैंने एक बार आयुर्वेद के छात्रों से पूछा, आयुर्वेद में क्यों आए हो? तो उन्होंने कहा, एलोपैथी में प्रवेश नहीं मिला, इसलिए मजबूरन आयुर्वेद में आए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा, अब ऐसा नहीं है। आयुर्वेद की शिक्षा यानी डिग्री एक, काम अनेक। एक बीएमएस डॉक्टर कई तरह से रोजगार पा सकता है। आज आयुर्वेद डॉक्टर्स के लिए सरकारी नौकरी है। वो चाहे तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोल सकते हैं। योगी ने इस दौरान कहा कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति अब दुनिया में छाने की स्थिति में है। योगी ने मंच से देश के नामचीन वैद्यों का भी नाम लिया। मेरठ के हकीम सैफुद्दीन का भी जिक्र किया। आयुर्वेद पर्व में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, आयुर्वेद का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आयुर्वेद सर्वे भवन्तु सुखिनः के दर्शन पर आधारित है। भारत आयुर्वेद का मूल स्थल है। हमारा योग आज विश्व अपना रहा है। मेरे सामने जब ये प्रस्ताव आया तो मैंने कहा कि मैं 4 वर्ष पहले इस सम्मेलन में कानपुर में उपस्थित हुआ ही था। डॉक्टर वाजपेयी जी ने जब ये बात मेरे सामने रखी तो मैंने कहा, देखो इसमें सबसे उपयुक्त पात्र इस कार्यक्रम के उद्घाटन के होंगे हमारे देश के आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, और उपराष्ट्रपति जी को इस कार्यक्रम में हम लोग आमंत्रित करके इस कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई प्रदान करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने प्रस्तुत किए हैं। और आज इस आयुर्वेद सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति इन सभी आयुर्वेद के विशेषज्ञों को प्रफुल्लित कर रहा है, उन्हें एक नई उड़ान के लिए तैयार कर रहा है। और इसलिए मैं इस आयुर्वेद सम्मेलन के अवसर पर क्रांतिधारा मेरठ में भारत की पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की धरा पर मैं इन सभी आयुर्वेद के विशेषज्ञों की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 3 दिवसीय जो आयुर्वेद महासम्मेलन आज से प्रारंभ हो रहा है, आयुर्वेद की विभिन्न विधाओं को लेकर के यहाँ पे चर्चाएं होंगी। उनके द्वारा जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में अवगत कराया जाएगा। इस दिशा में जो नए शोध हो रहे हैं इसके बारे में भी अवगत कराया जाएगा। और कैसे हम आयुर्वेद को, योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, इन सबको हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अपने प्रधानमंत्री जी के इस अभियान के साथ जोड़ करके हेल्थ टूरिज्म एक उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित कर सकते हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर के 3 दिनों तक यह महासम्मेलन यहाँ पर होने जा रहा है। इस सम्मेलन के माध्यम से आज मैं अवगत कराना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 9 वर्ष पहले आयुष मंत्रालय के गठन के साथ जिस भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम आगे बढ़ाए थे, आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पास 3,959 आयुष चिकित्सालय संचालित हैं, जिनमें आयुर्वेद के 2,110, होम्योपैथ के 1,584, यूनानी के 254 चिकित्सालय हैं तथा 50 बेड के 11 एकीकृत आयुष चिकित्सालयों के माध्यम से भी प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में हम संपूर्ण आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय और आयुष संबंधित तमाम योजनाओं की मदद से युवा स्टार्टअप में भी आयुर्वेद अब अपनी जगह बना रहा है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।
भारत जोड़ो खेल रहा था खेल। भारत जोड़ो खेल रहा था खेल। 3 राज्य से साफ हुआ फिर हो गया पप्पू फेल। जोगीरा सारा रा जोगीरा सारा रा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्नाव के अपराध शाखा में तैनात दारोगा धर्मराज उपाध्याय ने शायराना अंदाज में गीत गाया है और अब इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस गीत में धर्मराज ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी पर चुटकी ली है। अपने गीत में धर्मराज ने ये कहा है कि भारत जोड़ो खेल रहा था खेल। 3 राज्य से साफ हुआ फिर हो गया पप्पू फेल। जोगीरा सारा रारा। भारत जोड़ो खेल रहा था खेल। भारत जोड़ो खेल रहा था खेल। 3 राज्य से साफ हुआ फिर हो गया पप्पू फेल। जोगीरा सारा रा जोगीरा सारा रा। दरोगा धर्मराज के गीत के बाद एनसीपी और कांग्रेस ने ट्वीट कर दरोगा को नीच मानसिकता से ग्रसित बताया है। कांग्रेस ने अपने ट्वीट में लिखा है कि पुलिस एडवाइजरी के मुताबिक कोई पुलिसकर्मी सोशल मीडिया पर राजनीतिक दल, राष्ट्रीय नेता या किसी राजनेता पर सोशल मीडिया पर टिप्पणी नहीं कर सकता, मगर इस दरोगा ने सबकी धज्जियां उड़ा दी है। साथ ही कांग्रेस ने ट्वीट में लिखा है कि ये नीच आदमी किसी मानसिक रोग से ग्रसित है। आपको बता दें कि दरोगा धर्मराज कवि उन्नाव पुलिस कार्यालय के अपराध शाखा में तैनात है। दरोगा धर्मराज के ट्विटर अकाउंट पर वर्दी में कई वीडियो हैं जो लगातार वायरल भी हो रहे हैं। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।